Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching your own Mr. Zoologist YouTube channel. Today we are going to discuss about some topics of the second chapter of the 9th class biology, solving a biological problem. अब जो साइंस है ये तजुर्बात और मुशाहदात से हासिल होने वाले इल्म को ही हम साइंस कहते हैं और साइंस को जो फिर मुख्तलिफ ब्रांचों में तकसीम किया जाता है। असल में साइंस का मकसद क्या है कि इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुदरत किस तरह चल रही है, ये ज़मीन सियारे वगैरह सारा कुछ जो कुछ इनमें मौजूद है, इनके अंदर और इनके बाहर वो किस तरह चल रहा है, किस तरह ऑपरेट हो रहा है और उसके पीछे क्या क्या असूल कवायद हैं, मतलब क्या क्या ज़ाब्ते हैं जिनके तहत वो चल रहा है सब कुछ। तो इसमें हमारा मेजर फोकस होगा इस चैप्टर के अंदर के बायोलॉजिकल मेथड क्या है और ये किस तरह इम्प्लीमेंट होता है और इसको किस तरह जो है वो डेवलप किया जाता है। एक्चुअली जो क्वेश्चंस हैं कि किस तरह जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और उनको किस तरह सॉल्व आउट किया जाता है। अब जो प्रॉब्लम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, अगर उनको सॉर्ट आउट ना किया जाए, उनको सॉल्व ना किया जाए, तो जो लाइफ है वो माइजरेबल हो जाएगी। देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इफ़ देयर इज़। तो अगर हम बात करें कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है, कि किसी भी जानदार को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, जो डिज़ीज़ आती है या कोई भी जो डिज़ास्टर आता है, उसके पीछे रीज़न और उसको सॉल्व आउट करने के लिए जो मेथड अपनाया जाता है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब सबसे पहले अगर बात करें, आपके पास बायोलॉजिकल मेथड के अंदर डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहले रिकॉग्निशन होता है प्रॉब्लम का, कि आप देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या वजह है, क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। उसके बाद उसको जानने के बाद आप उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं और जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो किसकी बेस के ऊपर होती है डिस्कस करेंगे। साथ में हाइपोथेसिस फार्मूलेशन करते हैं कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उनकी बेस के ऊपर आप एक अपना आइडिया देते हैं। उसके बाद डिडक्शन, रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंटेशंस और एट दी एंड आप अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर देते हैं ऑन द इंटरनेशनल जर्नल्स। इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल मेथड अडॉप्ट करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है क्या और किस टाइप के लिविंग इंडिविजुअल को प्रॉब्लम है, आइदर इट इज़ ह्यूमन और सम अदर एनिमल। तो आप अपने माइंड के अंदर एक मैप बनाते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, सम अदर है, किसी भी टाइप का हो सकता है, माइक्रोबियल है। माइक्रोबियल के अंदर फिर डाइवर्स फॉर्म आ जाती है। तो रिकॉग्निशन कर ली आपने प्रॉब्लम की, आपको पता लग गया कि उसकी नेचर क्या है। उसके बाद आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है। तो जैसे फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने रिकॉल कर लिया अपने प्रीवियस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर। अब हमने उसके ऊपर प्रीवियस ऑब्जर्वेशन को भी देखना है, पहले वाले के लोगों ने क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या चेकआउट किया। और आप अपने भी 5 सेंसेस के साथ, जिसके अंदर विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, इन सब के साथ क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे प्रॉब्लम को। अब जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो 2 फॉर्म में हो सकती है, क्वालिटेटिव फॉर्म में भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी हो सकती है। अगर हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ये क्वांटिटी बताते हैं, ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एज़ कम्पेयर टू द क्वालिटेटिव वन, क्योंकि क्वालिटेटिव में सिर्फ क्वालिटी बताई जाती है, क्वांटिटी नहीं बताई जाती, और क्वांटिटेटिव में सिर्फ क्वांटिटी बताई जाती है, क्वालिटी नहीं बताई जाती। लेकिन क्वांटिटेटिव को ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू द क्वालिटेटिव वन। अगर हम डिफरेंस देखें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के अंदर, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कहता है वो कोल्डर होता है एज़ कम्पेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट। इसी को अगर हम कंपेयर करें क्वांटिटेटिव क्वांटिटी की फॉर्म में, अमाउंट की फॉर्म में, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह अगर सिर्फ हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात करें तो 1 लीटर जो वाटर है वो ज़्यादा उसका वेट होता है एज़ कम्पेयर टू 1 लीटर ऑफ एथेनॉल और अल्कोहल। दूसरी अमाउंट में अगर हम बात करें अमाउंट की फॉर्म में, क्वांटिटी की फॉर्म में, तो कहता है कि जो 1 लीटर का वेट है वो राउंड अबाउट 1000 ग्राम्स होता है और जो लीटर ऑफ एथेनॉल है वो 1000 की बजाय 789 ग्राम्स होता है। मीन्स उसे क्वालिटी में तो हमने उसको एक कह दिया, लेकिन क्वांटिटी में वो एक जैसा नहीं है। तो ऑब्जर्वेशंस के अंदर आप रीड भी करते हैं, बाद को आप क्या करते हैं, दूसरे की जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो पहले से काम किया हुआ है, उसको भी एडमायर करते हैं। तो ये साथ के साथ चलता है। फिर अब आपने ऑब्जर्वेशंस कर ली, तो ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक नहीं होती जब तक उनको
ऑर्गेनाइज ना किया जाए, मीन्स उसे आपके पास डेटा है, आपने ऑब्जर्वेशंस की, रिकॉग्निशन कर ली, ऑब्जर्वेशंस कर ली, लेकिन आपका डेटा वो रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा। आप उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ डेटा, प्रॉपर डेटा के फॉर्म में लेके आएंगे इसको, और एक स्टेटमेंट बनाएंगे उसके अंडर कि ये स्टेटमेंट है, ये प्रॉब्लम है, और उसके अंडर ये ऑब्जर्वेशंस की हैं। तो ये जो आपकी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की, इसी को ही हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसको हम उर्फ़ आम में मफरूज़ा कहते हैं। तो इसके अंदर जो है वो प्रोपोजिशन लगाई जाती है माइट बी ट्रू, मीन्स से कि आपकी ऑब्जर्वेशंस की बेस के ऊपर जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, माइट बी ट्रू, हो सकता है सही हो, आपने उसको टेस्ट करना है, आगे जाके चेक करना है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स लगाने हैं। एक जो हाइपोथेसिस है उसकी क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, उसकी अगर बात करें तो एक ये कि ये तो जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, और ये टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए जिससे आगे आप मज़ीद काम कर सकते हैं, और जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उनको एग्री करें। ये नहीं कि आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ और हो और आपके ऑब्जर्वेशंस कुछ और हों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ये जितना हो सके इसको सिंपल रखना चाहिए ताकि लोग इसको आसानी से समझ सकें, और उसके अलावा ये टेस्टेबल भी होना चाहिए और पोटेंशियली फाल्सिफाइबल भी, मीन्स उसे कि जो आपने स्टेटमेंट दी है लोग उसको टेस्ट कर सकें, उसको जान सकें कि क्या आपने जो स्टेटमेंट दी है वो सही भी है या नहीं। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद, मफरूज़ा बनाने के बाद आपने डिडक्शंस के ऊपर जाना होता है। अब इसमें डिडक्शन निकाली जाती हैं हाइपोथेसिस से। डिडक्शन असल में क्या होती हैं, ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हाइपोथेसिस के, मीन्स उसे कि लॉजिक एक तो होता है ना सिर्फ बात कर देना जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती, कोई लीगल उसके अंदर जो बेसिस नहीं होती। तो उसके बरक्स जब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की, उससे जब आप डिडक्शन निकालते हैं तो डिडक्शन आप लगा सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये होगा, इफ़ देन लॉजिक आप लगाते हैं, मीन्स उसे कि अगर वायरस एंटर होगा, इफ़ द वायरस एंटर्स देन देयर विल बी डिजीज़। तो ये इफ़ देन का जो लॉजिक है ये यूज़ करते हैं डिडक्शंस के अंदर कि फलां टाइप का ऑर्गेनिज्म जाएगा और किस तरह जाएगा, कैसे जाएगा, और ये जाके डिजीज़ कॉज करेगा। अब इसको चेक करते हैं फिर आप एक्सपेरिमेंटेशंस के अंदर। एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर आपके पास मोस्ट बेसिक स्टेप जो है वो बायोलॉजिकल मेथड का वो एक्सपेरिमेंटेशन है कि आपके सारे काम को वैलिड या इनवैलिड करने वाला, ट्रू या फॉल्स करने वाला, राइट और रॉन्ग करने वाला जो वाहिद स्टेप है वो एक्सपेरिमेंटेशन है। एक्सपेरिमेंट बताएगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन सही थी, आपकी रिकॉग्निशन सही था या नहीं था, या आपका हाइपोथेसिस सही था या नहीं था, आपकी डिडक्शन सही थी या नहीं थी। ये सारी बातों को कंफर्म करने वाला आपके पूरे मेथड की जान है एक्सपेरिमेंटेशन। तो हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाता है, रिगरस टेस्टिंग की जाती है अगेन एंड अगेन। तो एक्सपेरिमेंटेशन से जो रिजल्ट्स आते हैं अगर उससे सही साबित हो जाए तो फिर उसको साइंटिस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो फिर कभी रिजेक्ट नहीं होता, फिर वो बन जाता है थ्योरी, वो फिर वैलिड रहता है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के जब पहले तो सारे आपने ऑब्जर्वेशन की, सारे उसके सपोर्टिव डेटा दिया, लेकिन वो सपोर्टिव डेटा एक्यूरेट नहीं होता, माइट भी हम लगाते हैं उसके साथ कि हो सकता है सही हो या ना हो, कहीं पे गलती हो गई हो। लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ योर अप्रूवल बायोलॉजिकल मेथड के, कि अगर सपोर्टिव मटेरियल आएगा तो वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और ज़्यादा एक्सेप्टेबल और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। और अगर उसके अगेंस्ट आ जाता है रिजल्ट तो उसका मतलब क्या है कि आपके पिछले जो जितने भी स्टेप्स हैं उनमें कहीं पे एरर है, तो फिर उस स्टेप को बार बार फिर दोबारा टेस्ट किया जाता है, फिर स्टार्ट से लिया जाता है, फिर अगेन एंड अगेन देखते हैं कि कहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है आपके पास समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। बायोलॉजिस्ट जो है गैदर कर लेते हैं, सारा इकट्ठा कर लेते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में डेटा, और हर ग्रुप के डेटा को जो है वो एवरेज किया जाता है और कंपेयर किया जाता है स्टैटिस्टिकली। आपके जो रिजल्ट्स होते हैं उनके ऊपर स्टैट लगाई जाती है कि क्या वेरिएशन सही हैं या नहीं है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है लगाया जाता है एक्सपेरिमेंटेशन के बाद रिजल्ट्स के ऊपर। स्टैट लगाने के बाद आप फिर उसको क्या करते हैं, उसके ग्राफ की फॉर्म में और टेबल्स की फॉर्म में इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद कंट्रोल का एक्सपेरिमेंट के अंदर, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि जो कंट्रोल है, कंट्रोल इन एक्चुअल आपके पास एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप्स होते हैं बेसिकली, आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक ग्रुप तो आपके पास कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा आपके पास एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्सपेरिमेंटल के अंदर आप वेरिएशंस लेके आते हैं, लेकिन कंट्रोल को नेचुरल फॉर्म में एज इट इज़ ही चलाते हैं, और फिर दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि कहाँ पे वेरिएशंस आ रही हैं, किस फॉर्म में वेरिएशंस आ रही हैं।
उसके बाद है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, कि जो बायोलॉजिस्ट ने अपनी फाइंडिंग्स को जर्नल्स के अंदर पब्लिश करते हैं बुक्स की फॉर्म में, और उसको इंटरनेशनल सेमिनार्स के अंदर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो एड्रेस करते हैं, फिर उस पर क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है, फिर पता लगता है कि क्या ये सारा जो वर्क है ये सपोर्ट में है, एग्रीमेंट में है या डिसएग्रीमेंट में है बाकी वर्क के रॉन्ग। अच्छा, उसके साथ साथ ये होता है कि लोग अपनी जब आप पब्लिश कर देते हैं अपने रिजल्ट्स को, एक प्रॉब्लम को लेके आपने एक रिजल्ट पब्लिश किया है और किसी और पर्सन को भी वही सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो बजाय ये कि वो सारा प्रोसीजर दोबारा अपनाए, उसको डायरेक्टली उसके कंक्लूजन मिल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, इसको किस तरह सॉल्व करना है। So that was the lecture for today. That is the first half of the second chapter of 9th class biology. Hope so you have understood it. We will meet you in the next video. Till then, peace out.